आज हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जो वीडियो अपना चल रहा था तृतीय क्रियाकलाप के ऊपर, यानी इस तृतीय क्रियाकलाप के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया था, जिसमें अपन ने ए पॉइंट इसका पढ़ लिया था। यानी ए पॉइंट जो आ रहा था, उस ए पॉइंट को अपन ने नाम दिया था व्यापार या वाणिज्य। व्यापार या वाणिज्य, ये अपने द्वारा पढ़ लिया गया है। दूसरा नाम दिया गया था, इसमें दूसरा नाम दिया गया था अपने परिवहन का। परिवहन, ये 2 पॉइंट अपन इस तृतीय क्रियाकलाप या तृतीय व्यवसाय के अंदर अपने द्वारा पढ़ लिए गए थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे, इसका तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, वो तीसरा पॉइंट है इसका संचार। ये संचार है। तो देखो, सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि संचार होता क्या है। यानी संचार विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और संदेशों का जो आदान प्रदान किया जाता है, वो ही संचार कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है और मंगवाई जाती है, वो संचार कहा जाता है। आज अपन संचार के भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करें, या अपन ये कहें कि प्राचीन काल में संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें पशुओं को शामिल किया जाता था, पक्षियों को शामिल किया जाता था, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ियां जो होती थी उनको शामिल किया जाता था। जैसे पहले संचार के माध्यम अलग अलग होते थे। जैसे कभी को किसी व्यक्तियों को कोई संदेश जब पहुंचाया जाता था, तो उस दौरान या तो आग जलाई जाती थी, आग जलाकर संदेश पहुंचाया जाता था, या धुएं के माध्यम से संदेश देते थे, या ढोल बजाकर संदेश दिया जाता था। क्योंकि उस समय इतनी तकनीकी का अभाव था, या अपने कह सकते तकनीकी नहीं थी, जिस कारण आज के आधुनिक युग की बराबरी की जा सके। तो ऐसे में कई जगह आपको वीडियो चैनल्स वगैरह, दूरदर्शन वगैरह पर भी देखने मिलते हैं। कई मूवीज ऐसी होते हैं जो भिन्न भिन्न संदेशों को प्रसारित करती है। जैसे कई मूवीज होती है जिनमें आग जलाई जाती है ढोल बजाकर, या मनुष्य अपने भिन्न भिन्न जानवरों की आवाज निकाल कर भी संकेत देता है या संदेश पहुंचाता है, उन्हीं को अपन संचार कहते हैं। या जैसे मान लो पक्षियों के द्वारा, पक्षी कोई पक्षियों को चिट्ठी वगैरह दे दी जाती है, वो जिसको भेजनी होती है, उससे संबंधित व्यक्ति के पास में वो जानवर जो पक्षी होता है, वो चिट्ठी लेकर चला जाता था। उसके बाद में भिन्न भिन्न जो पशु होते हैं, उन पशुओं के माध्यम से संचार भेजा जाने लगा, यानी कि संदेश भेजा जाने लगा। फिर धीरे धीरे नया परिवर्तन, नए युग आने लगा, और जैसे डाक सेवा प्रचलन में आई। डाक सेवा के प्रचलन के बाद में जैसे ही इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट ने तो संचार के माध्यम में इतनी तेज गति से क्रांति ला दी है, जो मिनटों में दूर दूर स्थान पर भी संदेश पहुंचाए जा सकते, यानी सेकंडों में जो है ना वो संदेश पहुंचाए जाते हैं, जो पहले की अपेक्षा गोपनीय और कम समय में पहुंचने वाले संचार के माध्यम बन जाते हैं। तो संचार क्या है कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं, संदेशों या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या कहलाता था, संचार कहलाता था। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है आपका पर्यटन, या अपन इसे पर्यटन दूसरे भाग का भाग है। पर्यटन न कहकर इसे अपन सेवा का नाम दे सकते हैं। सेवा, दूसरा भाग इसे अपन सेवा का, चौथा भाग सेवा का नाम इसमें दे सकते हैं। कि देखो सेवा क्या होती है। सेवा अपने आप में कोई किसी प्रकार की कोई वस्तु का निर्माण नहीं करता। सेवा क्षेत्र क्या होता है, अपने आप में किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में अपना योगदान देता है। या भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण होता है, वो इनके सहयोग से, योगदान से होता है। जैसे परिवहन सेवा है। परिवहन सेवा अपने आप में कोई व्यवसाय नहीं है, या तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण भी नहीं माना जाता, लेकिन ये खुद जो है ना विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रूप में अपना सहयोग प्रदान करता है। क्योंकि कच्चा माल परिवहन से उद्योगों में आता है, उद्योगों से तैयार माल होता है, वो बाजारों तक जाता है, और बाजारों से जो बड़े बड़े थोक व्यापारी होते हैं, वो फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, और फुटकर व्यापारी घर घर गली गलियों में घूमकर इस परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो सेवा क्षेत्र में आ जाता है, ये क्या है, खुद वस्तु का निर्माण तो नहीं करता, लेकिन वस्तु के निर्माण में सहयोग करता है। अब विभिन्न प्रकार के जो सहयोग क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे इसमें एक देखेंगे अपन पर्यटन। एक है पर्यटन, इसी का सेवा क्षेत्र का भाग है ये पर्यटन। की पर्यटन होता क्या है, यानी ये एक यात्रा होती है। क्या, पर्यटन, जिसे आप टूर बोलते हो। जैसे स्कूल में, ज्यादातर कॉलेजों में टूर जाता है, जिसे अपन शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। वही शैक्षिक भ्रमण की बात कर रहे हैं, वही पर्यटन की अपन बात कर रहे हैं।
ठीक है? या भ्रमण तो शैक्षिक नहीं और भी कोई हो सकता है, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके स्कूलों, कॉलेजों के माध्यम से जो भ्रमण किया जाता है, वो शैक्षिक भ्रमण होता है, वो एक पर्यटन होता है। तो पर्यटन क्या होता है? पर्यटन एक यात्रा होती है, जो आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यानी पर्यटन क्यों किया जाता है? आमोद व प्रमोद। यानी आमोद प्रमोद के उद्देश्य के लिए जो यात्रा की जाती है वो पर्यटन कहलाता है। अब बात आ जाती है आमोद प्रमोद की। आमोद प्रमोद क्या है? यानी हंसी मजाक, एक एंजॉय करने के लिए जो अपन किसी स्थान पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उसे ही पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन देखो ऋतुनिष्ठ होता है। पर्यटन क्या होता है? ऋतुनिष्ठ। ऋतुनिष्ठ होता है ये पर्यटन। अब ऋतुनिष्ठ क्या होता है, ये चीज आ गई। ऋतुनिष्ठ का मतलब हो गया कि ऋतु के अनुसार होने वाला पर्यटन। देखो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें पूरे वर्ष अपन पर्यटन कर सकते हैं, उसकी कोई विशेष लोकेशन या विशेष स्थिति नहीं होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो विशेष ऋतु में पर्यटन के अनुकूल होते हैं। जैसे मान लो काफी ज्यादा ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, काफी पहाड़ी वाले क्षेत्र, वो ऋतुनिष्ठ होते हैं। ऋतु के अनुसार उसमें पर्यटन होता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान सामान्य मैदानी भागों में तापमान अधिक होता है। इस कारण वहां पर गर्मी का एहसास होता है। तो ऐसे लोग उस गर्मी से बचने के लिए, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम हो जाएगा, तो लोग बचने के, गर्मी से बचने के लिए वहां पर चले जाते हैं। बल्कि कुछ पर्यटन स्थल ऐसे होते हैं जिसपे संपूर्ण वर्ष कभी भी जो है ना वो जाया जा सकता है, घुमा फिराई की जा सकती है, जिसमें ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक किला वगैरह जो है, किले हैं, महल वगैरह है, वो उसमें शामिल होते हैं। जैसे भूमध्य सागर के प्रदेशों के आसपास के जो क्षेत्र के लोग होते हैं, वो एक ऋतु के अनुसार न होकर ऋतुनिष्ठ होता है, क्योंकि वहां पर संपूर्ण वर्ष यूरोपीय देशों के द्वारा वहां पर पर्यटन किया जाता है। अब ये तो हो गया पर्यटन की। पर्यटन होता क्या है? यानी पर्यटन एक यात्रा होती है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य, हंसी मजाक के लिए, घूमने फिरने के लिए किए जाते हैं। अब पर्यटन को कुछ कारक प्रभावित करते हैं कि ज्यादातर लोग कौन से पर्यटन क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं या उन क्षेत्रों की ओर जाते हैं। तो एक नंबर पर अपने इसमें देखेंगे जलवायु। एक नंबर पे आ रही है इसमें जलवायु। यानी कि जलवायु मानव को वो पर्यटन के लिए आकर्षित करती है, क्योंकि जलवायु के अनुसार, जैसे अभी अपन ने देखा कि ऊंचाई वाले क्षेत्र अच्छे होते हैं, यानी कि प्रत्येक 1 मीटर की ऊंचाई पर या प्रत्येक अपन कहेंगे 6 मीटर की ऊंचाई पर तापमान धीरे धीरे है ना वो कम होता चला जाता है। धीरे धीरे तापमान जो है ना वो बढ़ता जाता है, और प्रत्येक जैसे जैसे ऊपर की ओर अपन चलते जाएंगे तापमान में कमी आती चली जाएगी। तो ऐसे में ऊंचाई पर जैसे जैसे चलते जाते हैं, विशेषकर क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की अपन बात कर रहे हैं, तो तापमान कम होता चला जाता है, और उधर लोग को गर्मियों के दौरान वो क्षेत्र लोगों को अपने ओर आकर्षित, जैसे जैसे मसूरी हो गई, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गई, धर्मशाला हो गई, रानीखेत हो गया, ये ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा देखा जाए तो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वो हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भूमध्य सागर है। यानी वो यूरोप देखिए आप, बिल्कुल अपन देखिए अफ्रीका के ऊपर जो है ना वो वो भूमध्य सागर है, जो यूरोपीय देशों को आकर्षित करता है, कि बाकी के यूरोप में अत्यधिक ठंड होने के कारण और भूमध्य सागर के चारों ओर समुद्र का समकारी प्रभाव होने के कारण वहां पर लगभग सर्दियों में भी तापमान बना रहता है। इस कारण लोग उस क्षेत्र की ओर आते हैं। तो जलवायु जो है वो पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा अगला दूसरा पॉइंट और आ जाता है इसमें, भूदृश्य। यानी भूदृश्य। भूदृश्य, धरातल की बनावट। भू यानी धरातल, दृश्य यानी जो वहां की आपको पिक्चर दिखती है, वो भूदृश्य हो गया। जैसे कई आप जैसे घूमने फिरने के लिए जाते हो, परिवहन के माध्यम से, साधनों के माध्यम से आप जा रहे हो, जैसे कोई एक ऐसा स्थान आता है और उसको देखते हुए हमें लगता है ओहो क्या बात है, ऐसा करने वाले स्थल जो होते हैं ना वो भूदृश्य वाले होते हैं, क्योंकि उनको देखते आपका मनमोहक हो जाते हो आप उसके प्रति। उसको देखते ऐसे लगता है कि बस कोई थोड़ी देर के लिए अपने यहाँ पर रिलैक्स करें, या रुक भी जाते हो उस क्षेत्र को देखकर। तो ऐसे क्षेत्र जो किसमें आ जाते हैं, वो दृश्य में आ जाते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो अपनी बनावट के कारण या अपनी विशेषताओं के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे भूदृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और वो पर्यटन स्थल कहलाते हैं। जो जैसे अभी भी मैंने नाम बताया, ऊटी हो गई, जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला वाली जो क्षेत्र है उसको उस क्षेत्र में है, या अपने कहेंगे जैसे शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, धर्मशाला, रानीखेत, ये ऐसे क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर के वाले क्षेत्र हो गए, हिमाचल प्रदेश वाला आ गया, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ की स्थलाकृति यानी भूदृश्य मनमोहक है। देखते उन्हें ऐसा लगता है कि वाह, अपन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं अपन। तो ऐसे क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका
तीसरा जो भाग है वो है इतिहास व कला। इतिहास व कला यानी इतिहास। इतिहास क्या है पहले तो ये देखते हैं। इतिहास होता क्या है? हिस्ट्री यानी आज से जो पहले बीत गया, आज से पहले का जो समय बीत गया और उस बीते समय के दौरान या उस बीते हुए समय के अंदर जो भी क्रियाविधियां जो गतिविधियां हुई थी, उन गतिविधियों को आज अपन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वही क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। क्योंकि प्राचीन समय की जो भी गतिविधियां थी, जैसे राजशाही शासन काल था, अंग्रेजों का शासन काल भी आया, वो सारा हमारे लिए क्या बन गए हैं? एक इतिहास बन गए। एक आ जाता है कला। कला यानी कि लोगों के में इतने हुनर होते हैं कि वो उन हुनरों के माध्यम से कई भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं। कई ऐसे दीवारें बनाकर उसपे ऐसे दीवारें बनाकर वहाँ पर ऐसी चित्रकारी यानी जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है, ऐसे उकेर देते हैं कि लोग उनको देखते रह जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। ऐसे बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं के जो महल बने हुए थे, किले बने हुए थे, किस आकृति में, किस प्रकार वो बने हुए थे, वो सारे क्या है? कला के ही उदाहरण है। तो ऐसे में इतिहास और कला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, बीकानेर का किला है, अजमेर का किला है, भरतपुर का किला है जिसे लोहागढ़ भी कहते हैं, ऐसे गागरोन का किला है। ये ऐसे किले हैं जिसमें इतिहास भी शामिल है और कला भी शामिल है। इतिहास तो जैसे मान लो चित्तौड़गढ़ का किला है, वो एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि किलों में चित्तौड़ का किला है और बाकी तो सब मतलब किलों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। यानी ऐसे कहा जाता है, किलों का सिरमौर कहा जाता है, यानी कि किलों में का भी सबसे बड़ा किला इसे कहा जाता है। तो इसके इतिहास भी इसमें जुड़ा हुआ है। रानी पद्मिनी के महल में वगैरह है, वो सारे राजा महाराजाओं के वहाँ की शासन व्यवस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और वहाँ की जो कलात्मक छतरियां वगैरह है या महल वगैरह बनाने इसमें जो बनाए गए थे वो किले हैं, वो कला कहलाती है। तो लोग इनको देखने के लिए भी वहां पर आते हैं और जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और आ जाता है इसमें, संस्कृति। संस्कृति यानी ये संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले लोगों की ऐसी कलाकृतियां होती हैं जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो वहां पर उनके रहने के लिए, खाने के लिए, मनोरंजन के लिए जो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो इसमें किलों में शामिल किया जाता है। जैसे कर्नाटक के मेडिकेरे है, कर्नाटक का मेडिकेरे, कर्नाटक का मेडिकेरे, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों को सारी सुविधाएं है ना उपलब्ध करवाते हैं। रहना, खाना, पीना, घूमना फिरना, मनोरंजन, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे सांस्कृतिक स्थल होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये तो था आपके पर्यटन में, यानी पर्यटन क्या होता है और पर्यटन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक पर्यटन और है, अजीबोगरीब कह सकते हैं अपन, कि चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन, क्या चिकित्सा भी कोई पर्यटन होता है क्या? लेकिन है, चिकित्सा भी पर्यटन होता है। इसमें क्या है कि लोग अपने भिन्न भिन्न प्रकार के इलाज करवाने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक देश से दूसरे स्थान पर आते और जाते हैं, तो वो कहलाता है चिकित्सा पर्यटन। क्योंकि उन लोगों ने यात्रा की है। कौन सी यात्रा की है? चिकित्सा यात्रा यानी पर्यटन किया है। वो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि किसके उद्देश्य से है? चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो लोग यात्रा करते हैं, वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। इसमें जैसे एक आंकड़े दिए गए हैं आपकी बुक के अनुसार कि सन 2000 में, 2005 में 50 से 55,000 जो व्यक्ति हैं, वो भारत आए थे अमेरिका से, और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं है ना वो प्रदान की थी चिकित्सा से, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। इस कारण इन्हें चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो इस प्रकार से पर्यटन अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना, अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन। अब देखो अंकीय विभाजन होता क्या है? ये अंकीय विभाजन का मतलब क्या है? किसे कहते हैं अंकीय विभाजन? यानी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी, आज जो अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसरों का लाभ उठाकर कोई व्यक्ति या कोई देश आगे निकल जाते हैं, कोई देश पीछे रह जाते हैं। इसे अंकीय विभाजन कहा जाता है। तो विकसित देश जो देश होते हैं, तो कोई भी जो नई तकनीकी वगैरह आती है, उसका जल्दी से फायदा उठाकर वो देश आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों में उस तकनीकी के उपयोग करने की क्षमता होती है। और जो अल्प विकसित देश होते हैं, वो या तो उस तकनीकी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, या उसको संचालन की उसके पास कौशल नहीं है। तो ऐसे में कौशल के अभाव में या उसको खरीदने पूंजी के अभाव में वो देश पीछे
रह जाते हैं। तो यानी अल्पविकसित देश पिछड़ जाएँगे और विकसित देश विकसित हो जाएँगे और ज़्यादा आगे निकल जाएँगे। तो उनके बीच के अंदर जो है ना, वो अंकों का विभाजन हो जाएगा, अंकीय विभाजन हो जाएगा। वही जैसे एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से उनमें भिन्नता आ जाएगी। तो इसे क्या कहा जाता है? अंकीय विभाजन कहा जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा है आपका बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन। अब ये बाह्य स्त्रोतन होता क्या है? बाह्य स्त्रोतन का साधारण अर्थ देखें तो इसमें आता है ठेका देना। ठेका देने का मतलब ऐसे भागना नहीं होता है। ठेका देने का मतलब कार्य सौंप देना। तो वो इसका बाह्य स्त्रोतन का मतलब होता है कार्य सौंप देना। कार्य सौंप देना या अपन ये कह सकते हैं ठेका देना, जिसे टेंडर कहा जाता है। ठेका देना, इसमें क्या होता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने के ठेके दे दिए जाते हैं, टेंडर दे दिए जाते हैं, कार्य सौंप दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है बाह्य स्त्रोतन। यानी जैसे मान लो ये आपका भारत वाली स्थिति है ये, ठीक है? इधर वाले चीन वगैरह देशों को, पाकिस्तान वाले देशों को भारत में या बांग्लादेश के लोगों को भारत में कार्य करने के लिए दे दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य स्त्रोतन कहा जाएगा कि भिन्न-भिन्न कार्य करने के लिए ये दे दिए गए। अगर यही कार्य अपन समुद्र पार के देशों को देते, जैसे अमेरिका को दे दिया, जापान को दे दिया, रशिया को दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑफशोरिंग कहलाएगा। ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग कहलाएगा। या अपन कह सकते हैं बाह्य स्त्रोतन हो गया अवतरण, या इन्हें क्या कहते हैं? अवतरण। ऑफशोरिंग कह सकते हैं या अवतरण कहते हैं। अब इसको समझो सही तरीके से कि क्या है बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन का मतलब होता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश को कार्य सौंप देना। अगर यही कार्य अपन स्थलबद्ध देशों को दे रहे हैं, जिन देशों की अपनी सीमाएं लग रही उनको दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य स्त्रोतन ही कहलाएगा। अगर यही कार्य अपन समुद्र पार देशों को दे रहे हैं, तो उसे ऑफशोरिंग या अवतरण कहा जाता है। जैसे मान लो अपन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत में कोई पुल बनाने का कार्य दे रहे हैं, तो उस पुल बनाने का ठेका दे दिया कि भाई आपको ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पुल बनाने का कार्य करना है, तो ये तो कहलाएगा बाह्य स्त्रोतन। अगर यही कार्य अपन अमेरिका, रूस, चीन, जापान या चीन को बीच में आ जाएगा, जापान वगैरह या अन्य समुद्र पार देशों को अगर देते हैं, तो वो का क्या कहलाएगा? ऑफशोरिंग या अवतरण कहलाएगा। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है? जैसे ग्राहक सहायता केंद्र होता है, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, ये जो कार्य होते हैं ना, वो इसमें ज्यादातर किए जाते हैं। कोई पुल बनाने का नहीं होता है ज्यादातर, यही इसमें ज्यादातर होता है। ग्राहक सहायता केंद्र, कॉल सेंटर वगैरह। जैसे अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को शहर में जो सिलिकन वैली है, वहाँ का कार्य अपने भारत के कर्नाटक के बेंगलोर में होता है, तो बेंगलोर को सिलिकन वैली कहते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो वो आपस में एक दूसरे का कार्य करते हैं। वो बाह्य स्त्रोतन की श्रेणी में ना आकर अवतरण या उसे ऑफशोरिंग कहा जाता है, क्योंकि ये कार्य समुद्र पार के देशों को दिया जाता है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े वगैरह एकत्रित किए जाते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। तो ये ऑफशोरिंग या अवतरण कहलाता है, जो समुद्र पार को दिया जाता है। तो इसमें अपने इसके अलावा तृतीय क्रियाकलाप हो गया था। तृतीय क्रियाकलाप के अलावा ये कुछ पॉइंट अपन ने देख लिए हैं। अब एक और आ जाता है इसमें चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप, क्योंकि अपन ने पहले 2 पॉइंट इसमें छोड़ दिए हैं, तो ये अपन देखते हैं कि चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है। यानी चतुर्थक क्रियाकलापों में जिसमें भी आपका वो हो गया, अंकीय विभाजन के अतिरिक्त आपका हो गया जैसे रिसर्च हो गया, शोध कार्य वगैरह, या संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, वो सारे के सारे चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं। यानी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हो गया, सूचना आंकड़ा संग्रहण से संबंधित हो गया, रिसर्च यानी शोध संस्थान से संबंधित जो कार्य होते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं। और इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को श्वेत कोलर श्रमिक कहा जाता है। श्वेत कोलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है चतुर्थक क्रियाकलाप करने वाले व्यक्तियों को। इसके अलावा एक कार्य और आ जाता है पंचम क्रियाकलाप। इसके बाद में एक और आता है पंचम क्रियाकलाप। यानी ये जो पंचम क्रियाकलाप वाले कार्य करते हैं, इसे अपन स्वर्णकोलर श्रमिक कहते हैं। स्वर्णकोलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। तो अब स्वर्णकोलर श्रमिक, देखो नाम से पता चला है स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब हो गया सोने जैसा, ठीक है? यानी कि काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि इसमें इसमें विचारों की व्याख्या करने वाले लोगों को शामिल
किया गया। एक नए विचारों का व्याख्यान जब किया जाता है, नए विचार होते हैं, उनका जब व्याख्यान होता है, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे राइटर वगैरह होते हैं, लेखक भिन्न-भिन्न प्रकार की कहानियों को लिखते हैं, या जो प्रोड्यूसर होते हैं फ़िल्मों के, अपन देखते हैं कि फ़िल्में वगैरह आती है, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति को पहुँचा दिया जाता है। उन वहाँ तक अपन अपने विचारों की कल्पना भी नहीं करते, लेकिन वो कल्पना उस प्रोड्यूसर ने की है, जो अपन से कहीं आगे चलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, जो नवीन विचारों की व्याख्या करने वाले होते हैं, उन्हें अपन पंचम क्रियाकलाप की श्रेणी में रखते हैं, और इन्हें स्वर्ण कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। जैसे नई मूवी आती है, हमें कोई पता नहीं रहता है कि ये मूवी किस पर आधारित होगी, कैसे क्या होगी, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर होता है, वो जो कहानी लिखने का कार्य करता है, जो राइटर हो गया, या जो उस कहानी को स्क्रिप्ट में नया रूप देने का जो कार्य करता है चलचित्रों से, उसको उसमें शामिल किया जाता है, जो नए-नए विचारों की व्याख्या करता है। तो ये पंचम क्रियाकलाप कहलाता है। इस प्रकार से क्रियाकलाप 5 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप करने वाले लोगों को पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप करने वाले लोगों को श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोगों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने प्राथमिक जो क्रियाएं है ना, वो 5 प्रकार की थी। अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे परिवहन व संचार। तब तक अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अपने चैनल अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।